गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, अब तक जो अपन ने डिस्कस किया ना उसको मैं हल्का से एक रिवीजन करवा रहा हूँ। सबसे पहले जो अपन ने टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब था एक एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है जब आप किसी भी एग्रीमेंट के अंदर कानून का साथ ले सकते हो या कानून आपके खिलाफ जा सकता है अगर आपने गलत किया है तो उसे इन्फोर्सेबल बाय लॉ बोलते हैं। जैसे आपने किसी को गुड्स डिलीवर करने का प्रॉमिस किया 50,000 रुपए के बदले और अब आप उसको गुड्स डिलीवर नहीं कर रहे हो, आपने मना कर दिया, तो वो व्यक्ति आपके खिलाफ जा सकता है, कानून का दरवाजा खटखटा सकता है। इसे बोलते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ। या फिर आपने उसे 50,000 रुपए के गुड्स डिलीवर कर दिए लेकिन वो पेमेंट करने के लिए मना कर रहा है या नहीं कर रहा पेमेंट, तो अब आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो, कानून का दरवाजा खटखटा सकते हो। इसे बोलते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें चाहिए, एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब कि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ जा सकते हो या कोई व्यक्ति आपके खिलाफ जा सकता है कानून का सहारा लेकर। अगर आपने गलती की है तो वो आपके खिलाफ केस फाइल कर सकता है, अगर उसने गलती की है तो आप कर सकते हो। दो पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, दोनों पार्टी की बात कर दी मैंने। दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा था एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। तो इसमें भी दो पॉइंट हो गए, प्रॉमिस या फिर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था। कंसीडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यू, मतलब समथिंग इन रिटर्न। अगर मैंने आपके लिए कुछ किया है और बदले में मुझे आपसे जो रिटर्न में मिलेगा वो कंसीडरेशन कहलाएगा। से फॉर एग्जांपल मैंने आपको 50,000 रुपए का गुड्स बेचा है, तो मैंने आपको गुड्स डिलीवर किया, बदले में मुझे क्या मिलेगा 50,000 रुपए, तो मेरे लिए कंसीडरेशन क्या होगा 50,000 रुपीज। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपने मुझे 50,000 रुपए दिए, बदले में मैं आपको रिटर्न में क्या दे रहा हूं 50,000 रुपए का गुड्स, तो आपके लिए कंसीडरेशन होगा गुड्स। क्लियर? तो किसके प्रोस्पेक्टिव से अपन बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप कोई कॉइन उछालो और कॉइन आके जमीन पे सीधा गिर जाए, इधर से मुझे हेड दिख रहा है उधर से आपको टेल दिख रहा है, बताओ कौन सही है कौन गलत है? दोनों सही है ना अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंसीडरेशन क्या होगा ये डिपेंड करता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हो। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो कंसीडरेशन है 50,000 रुपीज। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें तो कंसीडरेशन है वो गुड्स जो मैंने आपको डिलीवर किए हैं। क्लियर? उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस। इसको मैंने डिस्कस किया ही नहीं था एक्चुअली, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि इसमें दो चीजें होती है इसमें भी, एक तो होता है ऑफर, एक होता है एक्सेप्टेंस। और अपन ने डिसाइड किया था कि ये जब अपन अपने आगे के टॉपिक अब इस चैप्टर में आएंगे ना तब पढ़ेंगे। आज ऑफर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर? अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑफर ही है। दूसरा पॉइंट फिर अपन ने पढ़ा था कि एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। एसेंशियल्स में बेसिकली अपन ने 5 पॉइंट मेनली डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट अपन ने किया था कि दोनों पार्टी का इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का होना चाहिए। अगर मैं और आप आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और अपन दोनों का इंटेंशन उसको लीगल ऑब्लाइज करना है तब तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना नहीं। जैसे दो दोस्तों ने आपस में कोई प्रॉमिस कर लिया, दोनों का इंटेंशन उसे लीगल ऑब्लाइज करना नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपको कुछ गुड्स डिलीवर करने का या आपको कोई प्रॉमिस किया है उसके बदले आप मुझे रिटर्न में कुछ प्रॉमिस कर रहे हो और उसमें अपन दोनों लीगल ऑब्लाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, तब वो क्या बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा था इसके अंदर, सेकंड पॉइंट क्या था बताओ भाई? हाँ अच्छा, ये दूसरा वाला पहले बता दिया गया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। पहला पॉइंट था टू पार्टीज, कम से कम दो पार्टी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, एक अकेला व्यक्ति खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। देयर हैज टू बी टू पर्संस, और दोनों अलग अलग पर्सन होने चाहिए। जैसे ए ने बी को प्रॉमिस किया, ए अलग पर्सन है बी अलग पर्सन है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसमें अपन एक केस स्टडी भी डिस्कस की थी, आपको वो केस स्टडी वगैरह के बारे में समझना है तो आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हो आराम से, यूट्यूब पर सारे लेक्चर्स अवेलेबल है अब तक जितने भी हुए, तो आराम से आज जाना घर पे, जो जो पहली बार क्लास ले रहा है जिसकी दूसरी क्लास है उनकी जो भी क्लासेस मिस हुई है सब यूट्यूब पर लाइव लेक्चर्स के रूप में रिकॉर्डेड है, वहां पर रखी हुई मिल जाएगी आपको, आप आराम से देख सकते हो। जो भी अपना ग्रुप है आज उसमें मैं पक्की सी लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, ग्रुप में मैं ऐड हूं ना, ग्रुप एडमिन कौन है? नितिन सर, उनके अलावा पहले किसी ने ग्रुप क्रिएट किया था ना, आप हो, अब आप नहीं हो क्या एडमिन? मुझे ऐड कर रखा है क्या? ठीक है, तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा उसके अंदर सारे जो भी अब तक लेक्चर्स हुए यूट्यूब के ऊपर। दूसरा पॉइंट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन अपन ने अभी अभी देखा था। तीसरा पॉइंट लीगल फॉर्मेलिटीज, जिसको अपन अदर फॉर्मेलिटीज के नाम से पढ़ते हैं बुक में। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है।
जैसे रिटर्न करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास लिखित में वो कॉन्ट्रैक्ट है तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर लिखा नहीं है, आपने सिर्फ बातें करके छोड़ दी, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं मान सकते। कुछ कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न प्लस रजिस्टर्ड होने चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसी रिक्वायरमेंट रखता है कि पहले आप इसे रिटर्न करो फिर इसको रजिस्टर करवा के आओ, तो उसका रिटर्न प्लस रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जैसे आपने किसी को जमीन बेची है, अब आपने और बेचने वाले ने और जो आपसे खरीद रहा है उसने, खरीदने वाले ने डिसाइड कर लिया कि जमीन बेचूंगा मैं, उसने डिसाइड कर लिया मैं जमीन खरीदूंगा, अमाउंट डिसाइड हो गया, सब हो गया, लेकिन आपने अब तक पेपर्स उसके नाम से तैयार करवा के रजिस्टर नहीं करवाया। तो जब तक पेपर तैयार नहीं होते, उसके नाम पे वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर नहीं होता, तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कंसीडर नहीं होगा। क्लियर? ये 3 पॉइंट पढ़े थे। चौथा पॉइंट क्या था? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप जब करो तो पता चलना चाहिए कि किस चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया है। जैसे आई विल टीच यू फॉर रुपीज फॉर 31,000, वेरी गुड, ठीक है, फॉर 31,000। अब बताओ क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? ये तो आपसे बात हुई है कि हम सीए फाउंडेशन के बैच स्टार्ट करें, सीए फाउंडेशन पढ़ाएंगे, टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, सब क्लियर है, लेकिन इस सिर्फ इतना लिखा हुआ है। तो साइंस के बच्चे तो साइंस पढ़ने के लिए आ गए, कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स पढ़ने के लिए आ गए, फिर बच्चे गिने ज्यादा कौन से, जो ज्यादा निकले वो पढ़ाना चालू कर दिया। ऐसे नहीं होगा ना, ऑब्वियसली आप एक ही चीज पढ़ा सकते हो, तो यहाँ पर सर्टिनिटी नहीं है कि आप क्या टीच करोगे। जो एग्जाम्पल अपने बुक से पढ़ा है वो एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है। आई प्रोमिस यू टू सेल 1,000 टिन्स ऑफ ऑयल फॉर रुपीज 1 लाख। अब यहां पर देखो ऑयल को लेकर सर्टिनिटी नहीं है, कौन सा ऑयल है, ऑयल तो बहुत तरीके के आते हैं, है ना, तो क्लियरिटी नहीं है कि किस चीज के बारे में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर क्लियरिटी आपके उस लाइन में नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे रखी है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उससे क्लियरिटी पता चल सकती है, तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जैसे मैं एक लाइन और ऐड कर दूं, आई ओनली डील इन कोकोनट ऑयल। अब यहां पर ऑयल किससे रिप्लेस हो जाएगा? कोकोनट ऑयल से। अब यहाँ पर सर्टिनिटी है, पहली लाइन से सर्टिनिटी नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे सर्टिनिटी पता चल रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी भी तरीके से सर्टिनिटी पता नहीं चल रही, सर्टिनिटी किस चीज के बारे में? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब जिस चीज के बारे में वो कॉन्ट्रैक्ट है। ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने से रिलेटेड था, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑयल से रिलेटेड है। अगर ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट में पता नहीं चल रहा क्या पढ़ाया जाएगा तो वैलिड नहीं है, नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पता चल रहा कि कौन सा ऑयल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, वो क्या रहेंगे? हमेशा एग्रीमेंट, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे। चौथा एसेंशियल अपन ने ये हो गया, पांचवा पढ़ा था पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जिस भी चीज के बारे में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो परफॉर्म कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं आपको प्रॉमिस कर दूं मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, है ना, फिर अपन दोनों ढूंढ रहे हैं कैसे पढ़े, हाउ टू रीड मैथ्स, है ना, पहले मैं पढ़ रहा हूं फिर आपको पूछ रहा हूं, आप में से किसी को आती है थोड़ा मुझे पढ़ा दो पहले, फिर मैं सबको पढ़ा दूंगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैं पढ़ाते नहीं, वो सब्जेक्ट बहुत टाइम पहले पढ़ा था मैंने। लास्ट जब मैंने सीपीटी के एग्जाम्स दिए थे ना, तब मैंने मैथ्स पढ़ी थी, उसके पहले 11th-12th में नहीं आती, कहीं काम नहीं आती। सीए फाउंडेशन के बाद आपको मैथ्स का एम भी नहीं मिलेगा। हाँ, कैलकुलेशंस मिल सकते हैं, बोले सर 2+3 आया था, आपने बोला आती नहीं है मैथ्स का, ये मैथ्स नहीं है क्या? ठीक है, वैसी मैथ्स नहीं आती जैसी आपके अभी सिलेबस में। नो रिप्लाई। अब जैसे बचपन में सिखाते हैं a+b² = a² + 2ab+b², कभी काम में लिए या आपने घर वालों ने आपसे कोई सवाल के पूछा और आपने बोला सर इसका आंसर होगा a² + 2ab+b²। अब घर वाले बोल रहे वाह, इससे सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई अपने घर की, कहीं कुछ काम नहीं आता अपने वो, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं। तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो अपने आप में एक सवालिया निशान है। मतलब क्यों कुछ चीजें क्यों है ना। सीए के अंदर भी ऐसा है कि सब्जेक्ट जो है ना वो धीरे धीरे करके रिफाइन किए जा रहे हैं। मैथ्स आने का एक प्रॉपर जो कारण हो सकता है वो मैं मानता हूँ कि जब आप किसी भी एग्जाम को पास करके एंटर करते हो ना किसी चीज में, जैसे आप सीए में एंटर कर रहे हो, सीए फाउंडेशन इज ए काइंड ऑफ एंट्री इनटू सीए एग्जाम, है ना, सीए कोर्सेज। तो वो नेट नहीं आ रहा एक्चुअली, तो मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको जब एंट्री एग्जाम देना होता है ना किसी का, तो एंट्री एग्जाम देते वक्त आपकी बहुत सारी स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। जैसे आपकी मैथ्स की स्किल को टेस्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की स्किल को टेस्ट कर रहे हैं। जब आप एक बार एंटर कर जाओगे ना, तो ना तो आपकी इकोनॉमिक्स आएगी ना आपके मैथ्स आएगी। इंटर में इकोनॉमिक्स पहले हुआ करती थी, सिलेबस चेंज करने के बाद इकोनॉमिक्स को हटा दिया गया, पहले नहीं हुआ करती थी, फिर उन्होंने बोला होनी चाहिए,
फिर उन्होंने बोला छोड़ो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो वो चेंज होके हट गई है अब। तो इकोनॉमिक्स भी कोई काम नहीं आएगी, मैथ्स भी कोई काम नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर जस्ट टू टेस्ट योर स्किल्स, कि आप अलग अलग तरीके की चीजों को कैसे टेस्ट कर सकते हो। अब सीधा आप ऑडिट तो नहीं दे सकते ना करने के लिए कि सीए फाउंडेशन में ऑडिट आ गई। ऑडिट एक हाई लेवल का सब्जेक्ट है सीए के लिए, वो बहुत काम आएगी। तो आपके फाइनल में भी ऑडिट है, इंटर में भी ऑडिट है, अकाउंट्स आपके हमेशा काम आती है, तो तीनों साल में ऑडिट आएगी आपके, इंटर, फाइनल और फाउंडेशन में, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेंगे, जो आपके थ्रू आउट लाइफ काम आएंगे, वो आपके चलते जाएंगे। लेकिन जो सब्जेक्ट सिर्फ आपकी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए, क्या आप एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए हर तरीके के सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो क्या, उसके लिए टेस्टिंग है। क्लियर, इसीलिए लॉजिक ही है, इंस्टीट्यूट का लॉजिक बताया मैंने, आपको लगे लॉजिकल है नहीं लगे वो अलग बात है। क्लियर। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पे आते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हो तो वो पॉसिबल टू परफॉर्म है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पॉसिबल टू परफॉर्म है तब तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं मैं आपको, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि तुम मुझे 1 लाख रुपए दो और मैं तुम्हें बदले में जादू से खजाना लाकर दे दूंगा। जादू से खजाना लाकर देना पॉसिबल है क्या किसी के लिए? जितने भी मैजिशियंस होते हैं ना, वो रियल में कोई मैजिशियन नहीं है, दे आर डूइंग द स्मार्ट ट्रिक्स कर रहे हैं वो, खाली उनकी ट्रिक्स होती है जो बहुत सफाई से करते हैं, हाथ की सफाई बोलते हैं उसे, है ना। तो वो रियल में कोई मैजिक नहीं है, इट इज जस्ट यूजिंग देयर ब्रेन और देयर स्किल्स फॉर डूइंग द मैजिक, ठीक है, बस इतना ही है। तो यहाँ पर कोई सच में जादू से खजाना लाकर दे सकता है, किसी के पास घर में खजाना रखा हो वो लाकर दे दे तो बात अलग है, बाकी क्रिएट नहीं कर सकता वो खजाना। क्लियर, तो ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, तो क्या माना जाएगा? इनवैलिड। क्लियर, यहां तक अपन ने डिस्कस किया था। अदर एसेंशियल्स जो है, जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वो अपन इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। कंसीडरेशन वो अगली यूनिट में डिस्कस करेंगे डिटेल में, थोड़ा बहुत मैंने बताया है। और बाकी के जो अदर एसेंशियल्स है वो यूनिट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, तो मैं वापस उनके बारे में बात नहीं कर रहा। फिर अपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वैलिडिटी के आधार पर 5 तरीके के होते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे एसेंशियल्स मौजूद हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में तो वैलिड था लेकिन बाद में जाकर सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वॉइड हो गया। नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, करनी तो वही चाहिए। देखो क्या होता है कि आपने कोई ऐसे आंसर लिखा 5 लाइनों का, आंसर आपका भी सही है, आंसर मान लो किसी और का भी सही है, उसने बुक के हिसाब से लिखा है उस परफेक्ट लैंग्वेज में जो बुक में दे रखी है, और आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, आंसर दोनों का गलत नहीं है, लेकिन उसको आपसे आधा मार्क 1 मार्क ज्यादा मिलेगा। समझ गए क्या? वो फर्क डाल सकता है, तो वो जितना हो सके उतना करने। ये तो मैंने बोला ना कि परफेक्शन तो किसी चीज में नहीं आता। जैसे आपका कभी कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, कभी कोई चैप्टर स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का मान लो अकाउंट स्ट्रांग है लेकिन उसको लॉ में दिक्कत है, या फिर बहुत रेयरली किसी का लॉ स्ट्रांग है और उसे अकाउंट्स में दिक्कत है, क्योंकि ऐसा मुश्किल होता है, अकाउंट्स प्रैक्टिकल है इसलिए बोल रहा हूँ। तो जिसमें आपका स्ट्रांग हैंड होता है ना, ऑब्वियसली उसमें आप ज्यादा अच्छे से लिख कर आ पाओगे, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट को भी आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको जिन चैप्टर्स में बुक की लैंग्वेज याद हो पाती है उनमें तो आपको बुक की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करनी है, लेकिन अदरवाइज आप अपनी खुद की लैंग्वेज में भी लिख कर आ सकते हो। अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। आप बुक की लैंग्वेज लिखने के चक्कर में लिखा कुछ और है, लिखकर कुछ और आ गए, फिर आप घर वालों को शिकायत करो मेरे नंबर फालतू काट लिए। जब आपने कॉपी मंगवाई, मान लो कॉपी मंगवा सकते हैं अपन, आपने कॉपी मंगवाई तो आपको पता चला गलती उनकी नहीं है, खुद में ही खामी है। समझ गए क्या? तो ये बुक की लैंग्वेज लिखने की बिल्कुल कोशिश करनी है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या, आपके पास बैकअप ऑप्शन क्या है कि अगर किसी टॉपिक में किसी पर्टिकुलर पॉइंट में आपको बुक की लैंग्वेज बिल्कुल याद नहीं हो पा रही या आप उसको बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो अच्छे से, तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में समझकर लिख सकते हो। नोट्स बनाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपके पास एक बैकअप ऑप्शन रहे, वरना तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इंस्टीट्यूट से बुक से याद करो। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो इंस्टीट्यूट की बुक में इजी दे रखे हैं, तो उनके लिए मैं नोट्स में भी ये लिखवाता हूँ, रेफर बुक फॉर दिस टॉपिक, क्योंकि वो बुक से याद हो सकता है आराम से। कुछ टॉपिक जो बहुत अजीब तरीके से लिख रखे हैं, जो घुमा फिरा कर लिख रखे हैं, उनके लिए अपन अपनी लैंग्वेज प्रीफर कर सकते हैं। क्लियर? तो इट्स अप टू द पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑल्सो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं है, वो आराम से लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए लैंग्वेज सच में बैरियर है, तो वो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मार्क्स दोनों को मिलेंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अगर किसी ने कोई चीज बहुत परफेक्शन के साथ लिखी है और किसी ने थोड़ा कम परफेक्शन के साथ लिखी है, तो आप किसको ज्यादा नंबर दोगे? परफेक्शन वालों को ज्यादा दोगे ना, ऑब्वियसली वो चीज है। क्लियर? ये हो गया। फिर उसके बाद अपन ने वैलिडिटी ऑफ कंटेंट में तीसरा पॉइंट पढ़ा था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक सेकंड, एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिस वक्त मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ ना उस वक्त बार बार क्वेरी पूछ के टोको मत। आपको क्वेरी पूछनी है तो क्लास से स्टार्ट होने से पहले या क्लास खत्म होने का वेट कर उसके बाद पूछ लो, ठीक है ना, क्योंकि बीच में अगर आप क्वेरी पूछते हो ना तो अपना फ्लो टूट जाता है पढ़ाने का। अगर ऐसे अपन पढ़ते रहे ना तो अपना सिलेबस 2 महीने में कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। यू हैव टू बी पेशेंट अबाउट योर क्वेरीज, ठीक है। अगर किसी को ये दिक्कत आती है कि सर मुझे क्वेरी फिर याद नहीं रहती, तो आप लिख सकते हो अपनी क्वेरी को, ठीक है ना, नोट कर सकते हो।
समझ में आ गई बात? क्वेरीज आप क्लास स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले या क्लास खत्म होने के 5 मिनट बाद पूछोगे। इन बिटवीन द क्लास यू कैन नॉट आस्क द क्वेरीज लाइक दिस, या फिर टॉपिक कंप्लीट होने का वेट करो कम से। ठीक है, क्लियर? समझ गए ना क्वेरीज के रिगार्डिंग? अपन क्वेरी लेंगे, क्वेरी की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1000 क्वेरी पूछो चाहे 5000 क्वेरी पूछो, वो आपका राइट है, आप पूछ सकते हो। बट वो क्वेरी पूछने की टाइमिंग टॉपिक के बीच में नहीं होनी चाहिए, उससे क्या होता है टॉपिक का फ्लो चला जाता है। तीसरा पॉइंट अपन पढ़ रहे थे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है तो वैलिड लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी उन्हें वॉइड किया जा सकता है। क्लियर? डिटेल में मैं कुछ नहीं समझा रहा, अभी ऑलरेडी समझाया जा चुका है, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर कोई टॉपिक आपको याद नहीं आ रहा तो आप पहले की क्लासेस जाकर देख सकते हो, जिनके टॉपिक मिस हो चुके हैं उनके पास ऑप्शन है पहले की क्लासेस आराम से देखने का। उसके बावजूद अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप चाहे 1000 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। देन वी हैव डिस्कस्ड इलीगल एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट जिनके अंदर आपका जो पर्पस या ऑब्जेक्ट है वो गलत है, कानूनन रूप से वो अवैध है, उसे अपन क्या बोलेंगे? इलीगल। जैसे आप किसी को पैसे दे रहे हो किसी की टांगे तुड़वाने के लिए, आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपको पता खुद टांगे तोड़ोगे तो जेल हो जाएगी, तो आपको कोई जानकार था जो गुंडे को जानता है, आपने गुंडे को पैसे दिए, गुंडे को पैसे देकर टांगे तुड़वा दी उसकी, आपका ऑब्जेक्ट है, कंसिडरेशन वैलिड है क्या इसमें? नहीं, इलीगल है ना, गलत काम कर रहे हो आप, तो ये क्या कहलाएगा? इलीगल एग्रीमेंट। क्लियर? लास्ट पॉइंट था अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है तो कॉन्ट्रैक्ट लेकिन टेम्परेरी रीजन की वजह से वो परफॉर्म नहीं किए जा सकते, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कोविड के वक्त आप दुकान पर नहीं जा पा रहे थे, आपने किसी कस्टमर से ऑर्डर ले रखा है लेकिन कल से कोविड लग गया, दुकानें बंद कर दी, जब तक गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती तब तक आप दुकानें वापस नहीं खोल सकते। अब बताओ आप उसका ऑर्डर पूरा कर पाओगे क्या? नहीं। तो जितने टाइम तक आप उसका ऑर्डर पूरा नहीं कर सकते उतने टाइम तक वो क्या बन गया? अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? समझ गए? दीज हैव बीन डिस्कस्ड रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन के बेसिस पर 4 तरीके के होते हैं, अगर दोनों पार्टी ने मिलकर शब्दों में बात की है, चाहे रिटर्न हो चाहे ओरल हो तो एक्सप्रेस, अगर उनके बिहेवियर या कंडक्ट से पता चल रहा है शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो इम्प्लाइड, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट लाद दिया गया है, आपने किया नहीं था लेकिन आपको निभाना पड़ेगा, जैसे आपको किसी का खोया हुआ गुड्स मिल गया, अब उस गुड्स को लेकर आपकी 3 जिम्मेदारी हो गई, उस गुड्स का इम्प्रॉपर यूज नहीं कर सकते आप, उस गुड्स के ओनर को ढूंढने की कोशिश करनी है और उस गुड्स का टेक केयर करना है, ध्यान रखना है। समझ गए क्या? ऐसा नहीं है कि जैसे किसी का फोन मिल गया तो आप और आपके दोस्त कैच कैच खेल रहे हो, हवा में उछाल रहे हो जोर जोर से, बोले देखते हैं कैच कर पाते नहीं कर पाते, और छूट गया, बोले यार ये गड़बड़ हो गया। अपने फोन से खेलते हो क्या कैच कैच? तो उसके फोन से भी मत खेलो। समझ गए? ये जिम्मेदारी आ गई। आप बोले सर किसने मांगी थी ये जिम्मेदारी? किसी ने नहीं मांगी थी, आपको किसी का खोया हुआ गुड्स मिला, आपने वो गुड्स अपनी कस्टडी में ले लिया, जिम्मेदारियां लग गई, खत्म। तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। यूनिट नंबर 6 में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको रियल सेंस में यूनिट नंबर 6 में समझ में आएगा, वो बहुत सारे एग्जांपल्स भी उसके इसके। और लास्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा था ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू करो सब ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। जैसे आपने अमेजन से कोई गुड्स खरीदा, अमेजन एक ई कॉमर्स साइट है, तो वो क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, आपने हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया, ठीक है, दिस इज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। आपने जीमेल पर किसी को मेल करके किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? देन वी हैव डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेसिस पर दो ही तरीके के होते हैं, जब दोनों पार्टी एक दूसरे का प्रोमिस पूरा कर दे तो एग्जीक्यूटेड कहलाता है, जब दोनों पार्टी का परफॉर्म करना बाकी है तो बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कहलाता है, जब दोनों में से एक परफॉर्म कर चुका है एक का बाकी है तो यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कहलाता है। क्लियर? जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है जो पहली क्लास या दूसरी क्लास ले रही है उनको कुछ टॉपिक हो सकता है समझ में नहीं आए, क्योंकि मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ फटाफट 10 मिनट में। आपको टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से क्लासेस ले सकते हो, यूट्यूब पर लाइव क्लासेस अवेलेबल है वहां पर जाकर। क्लियर? लेकर आए हो क्या कोई आज क्लास? जो कल बच्चे नहीं आए थे उनमें से किसी ने क्लासेस ली थी क्या घर पे जाके? नहीं ली? तो क्यों नहीं ली भाई? अपने आप ही समझ में आ जाएगा आगे का। ठीक है, बोले सर हमारे पास जादू की मशीन है, ऐसे समझ में आ जाता है हमारे बीच में से। ऑब्वियसली टाइम लगता है उसके लिए, तो जो न्यू स्टूडेंट है ना कल मैं उनसे पूछूंगा जिसकी जो क्लास मिस हुई उसने वो ली है क्या। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया भाई? कुछ इंपॉर्टेंट मैं रुकूं क्या? क्लास कहां पर? यूट्यूब पर प्रोफेशनल हब करके चैनल है, उस पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, और बाकी लिंक सेंड कर दूंगा मैं आज थोड़ी देर में, तो आप आराम से उस लिंक को क्लिक करके पढ़ सकते हो। अब जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं ना वो नया टॉपिक है, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट मोर। ठीक है, अपन अभी डिस्कस करेंगे ऑफर। ऑफर के अंदर देखो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी ओन विलिंगनेस को जाहिर करो, प्लस वांट टू गेट द सेंट ऑफ
असेंट ऑफ अदर पार्टी। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, उससे आपको ये बात पूरी क्लियर हो जाएगी। कल सुबह 7 बजे से क्लास होगी, एक एग्जांपल। कल सुबह 7 बजे से क्लास रख लें क्या, दूसरा एग्जांपल। पहले एग्जांपल में मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है कि आप हाँ बोलो या ना बोलो, मैंने सिर्फ एक डिक्लेरेशन दिया, मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया, अपनी इच्छा जाहिर की है कि कल सुबह 7 बजे से क्लास होगी, समझ गए। दूसरे एग्जाम्पल में मैं अपनी इच्छा तो जाहिर कर रहा हूं कि कल सुबह 7 बजे क्लास रखनी है मुझे, लेकिन साथ में मैं क्या चाहता हूं, आपकी असेंट चाहता हूं, आपकी मंजूरी चाहता हूं। वो क्या कहलाता है, ऑफर। सेकंड वाला एग्जाम्पल ऑफर का है, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल ऑफर का नहीं है। कल सुबह 7 बजे क्लास होगी, कल सुबह 7 बजे क्लास रख लें क्या, दोनों का फर्क समझ पा रहे हो। पहले वाले में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप हाँ बोलो ना बोलो, मैंने सिर्फ जो है वो अनाउंस कर दिया। दूसरे वाले में मैं आपसे पूछ रहा हूं रखनी है या नहीं है। जैसे स्कूल में कुछ भी होता था तो आपसे पूछ कर होता था क्या, क्या हो जाता था, तो वो ऑफर थोड़ी करते थे स्टूडेंट को, बोलो पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊं, ऐसे पूछता था क्या कोई टीचर। ऑब्वियसली वो पढ़ाना स्टार्ट कर देता था आने के बाद क्लास में। तो वो ऑफर नहीं है, वो अनाउंसमेंट है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। लेकिन आप किसी से पूछो ना कि आपको करना है या नहीं करना, तो वो क्या कहलाएगा, ऑफर कहलाएगा। क्लियर। तो ऑफर के अंदर दो बातें जुड़नी चाहिए, खुद की विलिंगनेस जाहिर करना, आप क्या चाहते हो। मैं अपनी गाड़ी 5 लाख रुपए में आपको बेचना चाहता हूं, आपको खरीदनी है क्या, मैंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी, 5 लाख रुपए में अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं। साथ में क्या पूछा है, आपकी कंसेंट चाहिए मुझे, आप हाँ या ना करो उस पर डिपेंड करती है मेरी बात, समझ गए। तो आप अपनी इच्छा जाहिर करो, प्लस आप सामने वाली पार्टी की असेंट चाहते हो, हाँ चाहते हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ऑफर बोलेंगे। किसी भी ऑफर में दो पार्टी होती है, एक तो होता है ऑफर देने वाला, और एक होता है जिसे ऑफर दिया गया हो। A asked B whether he will marry him. ये देखो, ए ने बी से पूछा क्या तुम मुझसे शादी करोगी, पूछा ए ने बी से। इसमें सैंडल जूते चप्पल पड़ने के भी चांसेस है ना, वो एक अलग बात है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर नहीं जाएंगे अपन, वो आपके स्टेट्स का पॉइंट है, उसको छोड़ो। अब इसमें ए ऑफर कर रहा है और ऑफर किसी किया जा रहा है, बी को। तो ए तो ऑफर करने वाला है और बी जिसे ऑफर किया गया है, दो पार्टी दिख रही है आपको। तो ये तो क्या कहलाएगा, ऑफरर या प्रपोजर। इसके दो नाम होते हैं, ऑफरर या प्रपोजर। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, जहां पर मल्टीपल नेम्स होते हैं ना, वहां मल्टीपल नेम्स याद करना। अगर मल्टीपल नेम्स और आपने मल्टीपल नेम्स याद नहीं किए तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। मैंने आपको ऑफरर और प्रपोजर दो नाम बताए, आप खाली ऑफरर याद करके चले गए, एग्जाम में आ गए डिफाइन द प्रपोजर। अब आप मुझे गालियां दे रहे हो बैठे बैठे, सर ने कभी पढ़ाया ही नहीं, प्रपोजर बताओ लो, क्या है ये, पढ़ाते ही नहीं है पूरा पूरा। प्रपोजर बोला है ना मैंने साथ में, यू हैव टू लर्न द बोथ द वर्ड्स, ऑफरर एंड प्रपोजर दोनों याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक वर्ड याद करके गए और दूसरे से एग्जाम में क्वेश्चन बन गया तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, आपको याद ही नहीं आएगा कौन सी चीजें, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनके अपन शुरू में आदत डाल लेना तो उसके हिसाब से अपन ढल जाते हैं। सुना ना आपने, जैसे बचपन से आपको कुछ चीजों की आदत है तो वो तो आपकी आदतें हमेशा रहेगी, बहुत कम होता है कि अपन उनको चेंज कर पाते हैं। जनरली आदतें जब बन जाती तो वो कंटिन्यू करते हैं अपन, अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो एक अलग बात है। क्लियर। जैसे किसी को बचपन से उठने के बाद ऑर्डर झाड़ने का आदत पड़ी हुई है, मम्मी चाय, मम्मी दूध, और मम्मी ला ला कर दे रही है आपको। बड़े होने के बाद किसी ने बोल दिया खुद लेकर आओ, तब आपके प्राण निकल रहे हैं, आपको यमराज दिख रहे हैं, वो यमराज की भैंस भागती हुई दिख रही है आपको, ये वो आ गई लेकर ही जाएगी अभी, क्योंकि आपकी आदत वैसी नहीं रही, समझ गए क्या। सब कुछ अगर बैठे बैठे मिल जाए तो आपको खुद लेने की आदत नहीं पड़ेगी, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वैसे ही अगर ऑफर और प्रपोजर दो वर्ड्स में बता रहा हूं, देयर आर मेनी थिंग्स जिसके मल्टीपल नेम्स में आपको बताऊंगा, क्योंकि बुक में दे रखे हैं, सिलेबस में आते हैं अलग अलग नाम से, तो आपको वो सारे मल्टीपल नेम्स याद करने हैं। आए चाहे किसी भी एक नाम से, लेकिन अपन को सारे नाम याद होने चाहिए, ताकि अगर दूसरे नाम से भी एग्जाम में आ जाता है तो अपन को याद रहे। ऑफर के नाम से आए चाहे प्रपोजर के नाम से आए, अपन को पता होना चाहिए जब भी कोई व्यक्ति किसी को कोई ऑफर करता है तो उसे ऑफर या प्रपोजर बोलते हैं। ए ने बी को पूछा कि बी ए से शादी करेगी क्या, ए को क्या बोलेंगे, ऑफर या प्रपोजर। और जिसे ऑफर दिया गया है उसका नाम होगा ऑफरी, ऑफरी, ठीक है ना। तो बी कौन है इस एग्जांपल में, ऑफरी। ए कौन है इस एग्जांपल में, ऑफर या प्रपोजर। क्लियर।
अगर बी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो उसका नाम चेंज कर देंगे, ऑफर से क्या हो जाएगी वो, ऐसे मत बोलना सर मिस बी से मिसेज बी हो जाएगी, अपन उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, मैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। ऑफर से क्या बन जाएगी वो, एक्सेप्टर। क्लियर। मैंने आपको ऑफर किया कि मैं अपनी गाड़ी 5 लाख रुपए में आपको बेचना चाहता हूं, तो मैं तो कौन हूं, ऑफर या प्रपोजर, आप कौन हो, ऑफरी। आपने बोला हाँ सर खरीदनी है, आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका नाम ऑफरी से चेंज करके क्या कर देंगे, एक्सेप्टर कर देंगे। क्लियर। जब तक ऑफर है तब तक ऑफरर और ऑफरी कहलाएंगे, जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है ऑफरी का नाम बदलकर क्या कर देंगे, एक्सेप्टर। क्लियर। तो तब तक नाम कुछ हो रहेगा, तब तक नाम कुछ हो रहेगा। स्कूल में डलाते वक्त कुछ बच्चों का नाम चेंज हो जाता है ना, जैसे पहले तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उनको, लड्डू, काना, बाबू ना, सोना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और जैसे स्कूल में डलाते हो आप, स्कूल में डलाते हो तो नाम हो जाता है उसका परफेक्ट नाम। ठीक है, कुछ भी नाम मान लो, जैसे है ना, कुछ भी नाम हो जाता है जो उसका नाम है रियल में, तब तक उसको घर वाले कुछ भी बोलते हैं, मन में आता है वो बोलते रहते हैं, है ना। कई लोग तो मतलब अजीब अजीब से नाम, ढेलिया, गधा, पता नहीं क्या क्या बुलाते रहते हैं, है ना, और उसके बाद परफेक्ट नाम हो जाता है। वैसे ही ऑफरी का नाम ऑफर एक्सेप्ट होने तक ऑफरी रहेगा, जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है ऑफर, हिज नेम बिकम्स एक्सेप्टर। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कोई बोलेगा ऑफरी, कोई बोलेगा एक्सेप्टर है, तो आप बोलोगे हाँ हो सकता है, बोले कैसे, जब तक ऑफर है तब तक जिसको ऑफर दिया गया है वो ऑफरी रहेगा, अगर वही ऑफरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो उसका नाम चेंज करके क्या कर देंगे, एक्सेप्टर कर देंगे। ठीक है, क्लियर, समझ गए। ये पार्टी समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, दो ही पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट में, ऑफर देने वाला और एक्सेप्ट करने वाला। ऑफर देने वाले ने जब ऑफर दिया तो एक्सेप्ट करने वाले का नाम एक्सेप्टर नहीं हो सकता, अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, ही और शी विल बी ऑफरी, और जैसे ही वो ऑफर एक्सेप्ट करता है इट बिकम्स एक्सेप्टर फ्रॉम ऑफरी। ठीक है, क्लियर, नाम चेंज कर दो, उसका नामकरण बदल गया है, डन। चलो आगे चलते हैं, एक पॉइंट और डिस्कस करना जरूरी है। ऑफर दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। काइंड्स ऑफ ऑफर में नहीं मिलेगा आपको, ऑफर की डेफिनेशन में मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव ऑफर का एग्जांपल बड़ा सिंपल सा है, जब कोई व्यक्ति किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा है तो उसे अपन पॉजिटिव ऑफर बोलते हैं, और कोई व्यक्ति किसी को कुछ करने से रोक रहा है तो उसे नेगेटिव ऑफर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और आप स्कूटी पे जा रहे थे, मेरी गाड़ी आपकी स्कूटी से टकरा गई, आप गिर गए, आपको चोट लग गई, आपको भी चोट लगी, आपकी स्कूटी को भी चोट लगी है, दोनों गिर गए आप, और दोनों ऐसे गिरे हुए हो कि कोई उठा दे तो ठीक है, वरना ठीक है पड़े हैं। समझ गए। अब आपको उठाया मैंने, आपकी स्कूटी को उठाया मैंने, और मैंने बोला सॉरी सॉरी, एक काम करते हैं, जो भी आपके चोट लगी है उसका जो भी हॉस्पिटल का बिल आएगा, और जो भी आपकी स्कूटी डैमेज हुई है उसका जो भी रिपेयरिंग बिल आएगा, दोनों मैं पे करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बदले में प्लीज मेरे खिलाफ कोई भी कानूनी केस फाइल मत करना, डोंट टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट मी। आपके पास बिल्कुल राइट है, जैसे ही मेरी गाड़ी आपकी स्कूटी से टकराती है, आप गिरते हो, आपको चोट लगती है, आपके पास बिल्कुल अधिकार है, आप मेरे खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटा सकते हो कि सर इन्होंने मेरा एक्सीडेंट किया है। लेकिन मैं क्या ऑफर दे रहा हूं आपको, मैं आपके हॉस्पिटल का बिल और आपको जो चोट लगी है उसका मेडिकल एक्सपेंसेस बिल पे करने के लिए तैयार हूं, प्लस जो भी आपको कंपनसेशन चाहिए वो देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बदले में आप मेरे खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं करोगे। तो ये कैसा ऑफर है, नेगेटिव ऑफर। जब एक व्यक्ति जो ऑफर दे रहा है वो ऑफर को कुछ करने से मना कर रहा है कि ये मत करना भाई, मत करो ऐसा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, नेगेटिव ऑफर। और एक ऑफर मैं दे रहा हूं, मैं आपको 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, बदले में आप मुझे गुड्स डिलीवर कर दो, तो मैं आपको कुछ करने के लिए बोल रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव ऑफर। तो अगर ऑफरर ऑफरी को कुछ करने से मना कर रहा है, रोक रहा है, इट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफर, और अगर कुछ करने के लिए बोल रहा है इट इज पॉजिटिव ऑफर। क्लियर, समझ में आ गई। मैं आपको ऑफर दे रहा हूं 50,000 रुपए का गुड्स डिलीवर कर दो, तो मैं कुछ करने के लिए बोल रहा हूं ना ऑफरी को, तो वो पॉजिटिव ऑफर है। मैं आपको मना कर रहा हूं मेरे खिलाफ केस फाइल मत करना, या एक एग्जांपल हो, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए और मैंने बोला कि मेरे कंपटीशन में अपनी दुकान मत खोलना, तो मैंने आपको कैसा ऑफर दिया है, नेगेटिव ऑफर, कुछ करने से मैं आपको रोक रहा हूं। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो अगर ऑफरर ऑफरी को कुछ करने से मना करे, कुछ करने से रोके, तो उसे अपन बोलते हैं नेगेटिव ऑफर, और अगर कुछ करने के लिए बोले तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव ऑफर। अब देखो एक वर्ड होता है, कुछ करने से जब आप किसी को रोक रहे हो ना, तो आप उसे कुछ चीज सहन करने के लिए बोल रहे हो, और उस वर्ड का मतलब होता है फॉरबियरेंस। आपकी बुक में ये वर्ड दे रखा है,
ये वर्ड का बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्या मतलब होता है। फॉरबियरेंस का मतलब होता है कोई चीज आप किसी के खिलाफ कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, आपने सहन कर ली। मैंने अपनी गाड़ी से आपकी स्कूटी को टक्कर मार दी, आप गिर गए, आपकी चोट लग गई, आपकी स्कूटी डैमेज हो गई और आपने इस बात को सहन कर लिया मेरे ऑफर के चलते, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, फॉरबियरेंस कर रहे हो। तो फॉरबियरेंस इज ए नेगेटिव ऑफर। अगर आप किसी को कुछ चीज सहन करने के लिए बोल रहे हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफर। अरे क्या हो गया है, मिलेगा इसमें नेगेटिव ऑफर में। एक बार घर जाके पढ़ लेना है, क्यों टेंशन ले रहे हो, जस्ट चिल रहो। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, अभी बुक से आप पढ़ो आराम से, कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं बताने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। ऑफर की जो डेफिनेशन मिलेगी ना, आपने उसमें 4 पॉइंट 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव ऑफर के बारे में दे रखा होगा, वहां पर मिलेगा। फॉरबियरेंस नहीं है तो कोई बात नहीं। फॉरबियरेंस का मतलब होता है, लिख लो, सहन करना, बुक में कहीं लिख लो सहन करना। और ये किस चीज को डिनोट करता है, नेगेटिव ऑफर को। अगर आप किसी को कोई चीज सहन करने के लिए बोल रहे हो तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो, नेगेटिव ऑफर। आप उसे नहीं करने के लिए बोल रहे हो, मतलब वो चीज आप मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकते थे, आपकी चोट लगी है, आपकी स्कूटी डैमेज हुई है और मैं बोल रहा हूँ सहन कर लो इस स्कूटी की चोट को और अपनी चोट को, बदले में मैं कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूं। तो मैं आपको कोई चीज जो आप कर सकते थे वो करने से रोक रहा हूं, कोई चीज आपको सहन करने के लिए बोल रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफर। क्लियर। अब आगे चलते, पॉजिटिव नेगेटिव ऑफर हो गया। ऑफर की दोनों पार्टी समझ में आ गई क्या, ऑफर एंड ऑफरी समझ में आ गया। ऑफर का मतलब होता है खुद की विलिंगनेस को जाहिर करना और सामने वाले पर्सन से उसकी असेंट मांगना। असेंट का मतलब अगर मैं सिर्फ अपनी अपनी बात कहूं तो ऑफर नहीं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ए टोल्ड बी, ए टोल्ड बी दैट ही विल मैरी टिल मे इन दिस ईयर। ये बताओ, ए ने बी को कहा कि वो इस साल में मई तक शादी कर लेगा, मई तक, ठीक है ना। ये ऑफर है क्या, अभी ऑफर है, मुझे मई तक शादी करनी है, इस साल में तुम करोगी क्या शादी। बी करे नहीं करे वो एक अलग बात है, ऑफर है। लेकिन अभी तक अपन एक्सेप्टेंस को डिस्कस नहीं किया है, पहले अपन कंप्लीटली ऑफर के बारे में समझेंगे, देन इसके नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्सेप्टेंस है। जब मैंने आपको पहले दिन क्लास में पढ़ाया था तो मैंने आपको एग्रीमेंट की डेफिनेशन बताई थी, उसमें अपन ने पढ़ा था प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। और प्रॉमिस का मतलब मैंने बताया था व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है, तब मैंने आपको बोला था इस यूनिट में आगे पढ़ेंगे, तो पढ़ रहे हैं ना। वैसे जिन टॉपिक्स के लिए मैंने बोला कि आगे यूनिट्स में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। इतना विश्वास जरूर रखना कि अगर मैं किसी चीज को आगे पीछे पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ तो किसी कारण से बोल रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा ट्रस्ट करके पढ़ना, थोड़ा सा, ज्यादा ट्रस्ट मत करना, थोड़ा थोड़ा करना, ठीक है ना। वो अपने आप हो जाएगा ज्यादा, तो जब अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्या होता है, कभी भी आप किसी नई जगह जाते हो ना तो सेटल होने में थोड़े दिन लगते हैं। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पहले दिन आपको सारे टीचर्स की बात समझ में आने लग जाएगी या आपको क्लास का माहौल समझ में आने लग जाएगा। एवरीथिंग गेट्स टाइम। जब कोई चेंज होता है तो उस चेंज को अडेप्ट करने में आपको टाइम लगता है। अब तक आपको अलग तरीके से पढ़ने की आदत थी 12th तक, अब ऑल ऑफ ए सडन आपको ही बोल दिया गया कि आप बड़े हो गए। और बड़े या छोटे ना, घर वाले तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बोलते हैं, है ना, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। कभी तो बोलते हैं इतने बड़े हो गए क्या तुम, और कभी बोलते हैं इतने बड़े हो गए फिर भी ये कर रहे हो। तो आप कंफ्यूज हो, एक बात क्लियर करो, मैं बड़ा हुआ हूं या नहीं हुआ हूं। जब मन में आए तब बड़ा बता देते, जब मन में आए तब छोटा बता देते। ये तो रहेगा, लाइफ टाइम चलेगा भाई ये तो, है ना, वो झेल लेना, कोई बात नहीं। अब देखो यहां लाइन जब तक थी ना तब तक ये ऑफर नहीं है, क्योंकि यहां पर सिर्फ ए अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है बी के सामने, लेकिन यहां पर ए बी से उसकी असेंट चाहता है। तो ऑफर का मतलब सिर्फ अपनी बात कहना नहीं होता है, आपको सामने वाले की भी क्या चाहिए, हाँ चाहिए, मंजूरी चाहिए, असेंट चाहिए, परमिशन चाहिए। जो बोलना चाहो बोल दो, उसे अपन क्या बोलेंगे, ऑफर बोलेंगे। क्लियर। तो ऑफर का मतलब होता है ओन विलिंगनेस प्लस असेंट ऑफ द अदर पार्टी। क्लियर। उसके बाद ऑफर में दो पार्टी होती है, ऑफर देने वाला ऑफर या प्रपोजर कहलाता है, जिसे ऑफर दिया गया है उसे ऑफरी बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद ऑफर दोनों तरीके के हो सकता है। ऑफर में ऑफर देने वाला ऑफरी को कुछ करने के लिए भी बोल सकता है और कुछ करने से रोक भी सकता है। क्लियर। कुछ करने के लिए बोल रहा है तो पॉजिटिव ऑफर, कुछ करने से रोक रहा है तो नेगेटिव ऑफर। क्लियर है सारे पॉइंट, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है क्या ऑफर के बारे में। डन। अब अपन ऑफर के ऊपर अगला टॉपिक पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ ऑफर, ऑफर के प्रकार,
टाइप्स ऑफ ऑफर, काइंड्स ऑफ ऑफर, जो काइंड्स और टाइप्स का मतलब एक ही होता है, तो अगर आप टाइप्स ऑफ ऑफर लिखते हो तो भी गलत नहीं है। क्लियर? इसमें पहले 2 पॉइंट समझेंगे अपन, बाकी के 3 ऑफर बाद में समझेंगे। पहला ऑफर है जनरल ऑफर और दूसरा ऑफर है स्पेसिफिक ऑफर। बाकी के जो ऑफर अपन पढ़ेंगे ना, उनका कोई लेना देना नहीं एक दूसरे से, लेकिन ये एक दूसरे के वर्सेस है। या तो जनरल ऑफर होगा या स्पेसिफिक ऑफर होगा। अगर कोई भी ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया है और सिर्फ वही स्पेसिफिक पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसे अपन स्पेसिफिक ऑफर बोलेंगे। किसी स्पेसिफिक पर्सन को या कुछ स्पेसिफिक पर्सन को। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, कल सुबह 8 की जगह 9 बजे से क्लास रख लें क्या? और ऊपर वाली क्लास, अरे रुको, ऊपर वाली क्लास वाले बोल रहे हैं हाँ सर रख लो। उनसे पूछा गया है क्या? उनको ऑफर दिया गया है क्या? नहीं, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऐसा ऑफर जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को या कुछ स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर। ठीक है, एक ही मतलब है दोनों का। अभी आपने 9 बजे के लिए तो फट दे से यहां कर दिया, थोड़ी देर पहले 7 बजे के लिए तो कोई सुस्ता ही नहीं, बोले 7 बजते ही नहीं है सर, 7 बजे तो उठते हैं, 7:15 तो उठते हैं, तो 7 तो बजे ही नहीं ना हमारे हिसाब से। तो सीधे रात को सोते फिर सीधे 7:15 बजते हैं। और बॉयज तो ऐसे कि जो 7:40 पे उठ के भी तैयार होकर आ जाते हैं 20 मिनट में। नहाना धोना तो जरूरी होता ही नहीं है, हफ्ते में 2 बार नहा लो बस, ठीक है। समझ गए क्या? अब मुझे आदत पड़ गई, पहले ऐसा था जब मैं भी स्टूडेंट लाइफ में था, तो ऐसे ही था सही में। मतलब अब तो क्या, थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता ना, पूरे दिन काम 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 रहता है, तो फिर वो नहाना पड़ता है सुबह सुबह, वरना माइंड फ्रेश नहीं रहता। और पढ़ने के लिए तो आप फिर भी एक झपकी मार सकते हो। मैं सोचो पढ़ाते पढ़ाते सो गया ऐसे, वो भी लाइव क्लास में। यूट्यूब वाले देख रहे हैं सर सोना सिखा रहे हैं, सर इज टेलिंग हाउ टू स्लीप। ऐसे नहीं कर सकते ना, इसीलिए डिफरेंस है दोनों सिचुएशन में। जब मैं स्टूडेंट था तो ऐसे होता था, बिल्कुल ऐसे होता था। ठीक है, हम तो कभी कभी बंक मार के जलेबी और समोसा खाने चले जाते थे। सर बोले थे कहा है, बोले सर आपके लिए भी जलेबी समोसे लाएं क्या? सर पिघल जाते थे, सर बोले हाँ लिया हो, बस बात खत्म। क्लास क्यों मिस की है, कोई पूछता ही नहीं था फिर। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सीए में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें की है जो नहीं करनी चाहिए। और सब आपको बताते ना क्या करना चाहिए, उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर है? फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जैसे सीए को, सीए फाइनल में आते आते मैंने ले ली थी सीपीटी पहली बार में क्लियर, इंटर पहली बार में क्लियर। अपने तो बाएं हाथ का दाएं हाथ का खेल है, और फाइनल में आके पता चला नहीं ऐसी भी बात नहीं है, दाएं हाथ का बाएं हाथ का दोनों हाथ का ही नहीं है। और मेहनत करनी पड़ेगी। 16-16 घंटे डेली पढ़ने के बाद भी आप फेल हो सकते हो सीए फाइनल में। 16 घंटे पढ़ता था मैं दिन में। जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई और खाना और पीना और सोना, 3-4 चीजें बची थी बस खाली। दुनिया तो देखी नहीं थी। सूरज तो पहली बार देखा था एग्जाम देने गए थे तब, वो अच्छा सूरज भी निकल रहा है अभी तक। वो मजाक की बात है, लेकिन एक जनरल सेंस में बता रहा हूं मैं आपको। इसीलिए कभी भी अपनी प्रिपरेशन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। क्या हो गया? अरे तो क्या हो गया? तो बहुत सारी चीजों में प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इसलिए आपने वो मूवी देखी है क्या, 12th फेल? देखी है नहीं देखी पता नहीं मुझे, देखी है जिन लोगों ने देखी है उसमें उसकी मेहनत देखी है क्या? तो कुछ अचीव करने के लिए वैसी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अरे बाकी बातें मत करो यार, आपस में बातें क्यों कर रहे हो? डिस्कस आपस में नहीं करना है, डिस्कस मुझसे करो। आपस में करना होगा उसके लिए अलग से आपको टाइम मिलता होगा, या छुट्टी होने के बाद बैठ जाया करो और पंचायती किया करो बैठ के। और टॉपिक ऐसे ऐसे जिसका कोई लेना देना ही नहीं है पढ़ाई से। तो 12th फेल आपने देखी होगी, उसमें आपने वो जो आईपीएस ऑफिसर बनता है मनोज शर्मा, उसकी मेहनत देखी होगी। और पहले 3 अटेम्प्ट में मेहनत के बावजूद वो फेल हो रहा है, ये देखा गया। तो ऐसा होता है लाइफ में। एक और सीरीज, वेब सीरीज है जो आप लोगों की फील्ड से रिलेटेड ही है, उसका नाम है हाफ सीए। उसमें दिखा रखा है ना वो सीए फाइनल में कितनी मेहनत कर रहा है और बार बार रह रहा है। मेरा एक फ्रेंड है, मतलब मुझसे काफी छोटा है, मतलब फ्रेंड जैसा, ये छोटा भाई मान लो। उसके सीए इंटर में सेकंड ग्रुप है ना, 5 या 6 अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, और उसके 5 या 6 बार मार्क्स कितने आए? 188 से लेकर 200 के बीच में। हर सब्जेक्ट में पास, एग्रीगेट में फेल 6 बार। अटेम्प्ट में क्लियर हुआ 5 बार, 188, 192, 196, 198, 199, 193 ऐसे मार्क्स आए। इससे खराब किस्मत हो सकती है क्या? मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक बार आसानी से नहीं मिलती है, आपको बार बार मेहनत करनी पड़ती है। और इसका सीए क्रैक करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वही जो मैंने कल बताया था आप लोगों को, बस वही है, कुछ नहीं है। और हार्ड नहीं है सीए। ऐसा थोड़ी ना कि आपसे कोई रॉकेट साइंस पूछ ली, बोले सर पढ़ाया तो अकाउंट्स और हमें बोल रहे हैं कि बना रॉकेट बनाकर दिखाओ।
है ना? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं आएगा, नथिंग लाइक दैट। कनेक्टेड ही रहेगा, उसी में से पूछा जाएगा, उसी में से आपको बताना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि एक तो प्रेशर एग्जाम्स का, और ऊपर से सोसाइटी जज करने का जो आदत है सोसाइटी की, उन सब के चलते बच्चा प्रेशर में आ जाता है। प्रेशर वाली कोई चीज है ही नहीं। आप रोज पढ़ोगे, डेली जितना पढ़ा है उतना पढ़ोगे, बीच में जब आपको टाइम मिलता है तब तब आप रिवाइज करते जाओगे, तो कोई नहीं रोक सकता आपको सीए बनने से, आराम से बन सकते हो। लेकिन यही अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, मिसगाइडेड हो, आपका फोकस नहीं है पढ़ाई पर, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, तब तो कैसे ही बनोगे, कितनी कोशिश कर लो। ट्वेल्थ में बच्चा मार्क्स तभी ला सकता है ना जब पढ़े, बिना पढ़े आएंगे किसी के? बोलो सर मैंने बुक ही खोल कर नहीं देखी, अकाउंट्स के पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन लिख कर आया हूं, मैथ्स के पेपर में अकाउंट्स के, फिर भी नंबर दे दिया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। आपने किया ऐसा? अभी आप खड़े हुए ना ऐसी बात बोलने में, बोलो सर मैंने किया है, मैं हूं। हाँ, कम टू द टॉपिक, खाली लास्ट पॉइंट डिस्कस करें, उसके बाद ये क्लास ओवर है। जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर, अरे प्लीज, स्पेसिफिक ऑफर का मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या कुछ पर्सन को दिया गया है और सिर्फ वही व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं, उसे स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं, स्पेशल ऑफर बोलते हैं। ए ने बी से पूछा मैं अपनी गाड़ी 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, तुम्हें खरीदनी है क्या? सी बोल रहा है हाँ मुझे खरीदनी है, तो सी हाँ कर सकता है क्या? नहीं। सी ए को ऑफर कर सकता है कि बी को रहने दो मुझे बेच दो, लेकिन सी ए का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इट वॉज गिवन टू बी ओनली। क्लियर है? ये स्पेसिफिक ऑफर कहलाता है। जनरल ऑफर का मतलब होता है एक ऐसा ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज को दिया गया है और कोई भी व्यक्ति दी गई कंडीशन को पूरा करके उसे एक्सेप्ट कर सकता है। आपने वो मूवी के बारे में सुना है क्या, शोले? शोले में एक डायलॉग होता है, गब्बर पूछता है कितना इनाम रखी रे सरकार हम पर, तो वो बोलता है पूरे 50,000, है ना? अब वो जनरल ऑफर है, कोई भी व्यक्ति जो गब्बर को पकड़ाता है या पकड़ाने में मदद करता है उसे सरकार 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा करती है। अब वो ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन कंडीशन है उसमें, गब्बर को पकड़ाना या गब्बर को पकड़ाने में मदद करनी पड़ेगी, वो 50,000 रुपए का इनाम मिल जाएगा। समझ गए? एक एग्जाम्पल हो, कोई मेले में गए, उस मेले में किसी का कोई छोटा बच्चा खो गया, मिसिंग, गुम हो गया, मेले में छोटा बच्चा इधर उधर हाथ छुड़ाकर भाग गया, मेले में भीड़ थी आपको नहीं मिल रहा, आपने जो भी ना कंट्रोलिंग रूम होता है उसमें जाकर एक अनाउंसमेंट करवाई, कैसे करके ये बच्चा खो गया है, जो भी इस बच्चे को ढूंढने में मदद करेगा या बच्चा ढूंढ कर लाकर देगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब आप 1 लाख रुपए का इनाम लेने पहुंच गए, बच्चा क्या बोला, बच्चे का क्या करना है, बच्चा नहीं मिला, तो मिल जाएगा क्या इनाम? नहीं। जनरल ऑफर के अंदर किसी भी पर्सन को नहीं दिया गया है, वो सबको दिया गया है ऑफर और कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, जो भी कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को आपको पूरा करना पड़ेगा। तो जनरल ऑफर का मतलब होता है एक ऐसा ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज को दिया गया है और उसमें से कोई भी व्यक्ति उस ऑफर को दी गई कंडीशन को पूरा करके एक्सेप्ट कर सकता है। अगर आप बच्चा ढूंढ कर ला देते हो, इसका मतलब आपने उनकी कंडीशन पूरी कर दी, इसका मतलब आपने उनके दिए गए ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, अब आप वो 1 लाख रुपए के नाम के हकदार हो। क्लियर? दिस इज जनरल ऑफर। तो जनरल ऑफर समझ में आई, स्पेसिफिक ऑफर समझ में आई, इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। जनरल ऑफर के रिगार्डिंग आपकी बुक में एक बहुत अच्छी केस स्टडी दे रखी है, ब्रोकलहस्ट करके कुछ, कौन सा? हाँ, वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? क्लियर है? एक याद रखना, जनरल ऑफर के केस में कंडीशन होती है, लेकिन अगर आपने कंडीशन पूरी कर दी ना तो आपको उस कंडीशन पूरी कर दी है बात कम्युनिकेट भी करनी होती है। आपने बच्चे को ढूंढ लिया लेकिन आप उसके माँ बाप के पास लेकर नहीं गए तो आपको इनाम नहीं मिल सकता, लेकर तो जाओ उनके पास। क्लियर है? समझ गए? डन। इसके आगे अपन पढ़ेंगे कल। समझ में आया?